नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश जिसके बारे में ज्यादातर लोग क्रिकेट की वजह से जानते हैं। इसके अलावा इस देश के बारे में लोगों को कुछ खास जानकारी नहीं है। न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 4000 किलोमीटर की दूरी पर है, ये दुनिया का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण देश है। लेकिन न्यूजीलैंड कई मामले में पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। खास तौर पर ये देश अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती का कोई तोड़ ही नहीं है। यहाँ के घने पहाड़, खूबसूरत झीलें और ऑर्गेनिक फूड यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम बेहद ही जबरदस्त होता है। यहाँ गर्मी बहुत कम और सर्दी ज्यादा देर रहती है। साथ ही यहाँ बारिश अच्छी खासी होती है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि इतना खूबसूरत देश होने के बावजूद भी इसका 80% हिस्सा खाली है। न्यूजीलैंड के इस 80% हिस्से में कोई नहीं रहता है। यहाँ के ज्यादातर लोग नॉर्थ में रहते हैं और इसमें से भी आधे से ज्यादा लोग यहाँ के एक शहर जिसका नाम ऑकलैंड है वहां रहते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर मौसम और खूबसूरती के लिहाज से बेहद जबरदस्त, ना के बराबर क्राइम रेट और बाकी कई मामलों में बेहद ही शानदार देश होने के बावजूद भी ये 80% खाली क्यों है। लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि न्यूजीलैंड की खोज कब और किसने की थी। दुनिया का मैप तो आमतौर पर सभी ने देखा है। अगर आप मैप पर ध्यान देंगे तो ये पाएंगे कि न्यूजीलैंड हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी महासागर में एक आइलैंड पर बसा देश है। अब यहाँ ये सवाल आता है कि आखिर एक इंसान इतनी दूर इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे। इस बारे में बहुत सी अलग अलग थ्योरियां हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आज से लगभग 1000 साल पहले न्यूजीलैंड की खोज माउरी जनजाति के लोगों ने की थी। माउरी उन लोगों को कहा जाता था जो पैसिफिक ओशन के सभी आइलैंड पर रहते थे। वहीं 13वीं सदी के आसपास ये सभी माउरी लोग अपने सभी आइलैंड छोड़कर, यानी जहां पर ये रहा करते थे, वहां से ये बड़ी बड़ी शिप्स में बैठकर निकल लिए न्यूजीलैंड की तरफ। लेकिन माउरी लोगों के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहते हैं। माउरी ट्रेडिशन के मुताबिक न्यूजीलैंड की खोज 13वीं सदी से भी पहले हो गई थी। माउरी ट्रेडिशन के मुताबिक न्यूजीलैंड की खोज 750 एडी में कूपे नाम के एक माउरी फिशरमैन ने की थी, जो अपने और अपने ट्राइब्स के लोगों के लिए मछलियां पकड़ने का काम किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होने लगा कि ये फिशरमैन कूपे जहां अपने और अपने ट्राइब्स के लोगों के लिए मछलियां पकड़ने जाता था, उस जगह सारी मछलियां वहां मौजूद ऑक्टोपस खा जाता था, जिसकी वजह से कूपे के हाथ एक भी मछली नहीं लगती थी। दरअसल इन लोगों का खाना ये मछलियां ही थी, इसलिए ये लोग बहुत परेशान रहने लगे थे। जिसके बाद एक दिन कूपे अपने कुछ साथियों के साथ समुद्र में जाकर किसी दूसरे आइलैंड की खोज करने लगा। फिर अपने 20 से 25 साथियों के साथ कूपे पैसिफिक ओशन में उतरा दूसरे आइलैंड की खोज में। जिसके बाद कूपे और उसके साथियों को अपने सफर के कुछ दिन बाद ही घने पहाड़ों वाले आइलैंड पर नजर पड़ी, और ये आइलैंड कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड था, जो कि सी फूड, जानवरों और फलों से भरा पड़ा था। ये वो आइलैंड था जिस पर कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं रहता था। ये आइलैंड कूपे को बहुत पसंद आया, जिसके बाद उसने अपने कुछ और साथियों को वापस पैसिफिक ओशन के आइलैंड भेजा ताकि वो वहां से अपने सभी साथियों को यहाँ लाए। ऐसे जो है कूपे और उसके ट्राइब के लोग यहाँ आकर बस गए। फिर कूपे और उसके ट्राइब के लोग 17वीं सदी तक न्यूजीलैंड में बहुत सुकून से रहे। लेकिन इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला था, इस बात से ये लोग अनजान थे। दरअसल 17वीं सदी का दौर वो दौर था जब वेस्टर्न नेशंस अपनी ताकत को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में घूम रहे थे। वेस्टर्न नेशंस पूरी दुनिया में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक्सप्लोरर्स को भेज रहे थे कि वो कंट्रीज, आइलैंड्स और कॉन्टिनेंट्स को खोज कर उन पर कब्जा करें। इन सब पर कब्जा कर यूरोपियन कंट्रीज अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते थे। वहीं फिर 1642 के दौर में एक डच एक्सप्लोरर जिसका नाम था एबल टैस्मैन, इसने न्यूजीलैंड को खोज निकाला। वहीं फिर जब ये न्यूजीलैंड पर कब्जा करने के लिए उतरा तो वहां माउरी लोगों के साथ अबेल टैस्मैन की बहुत खतरनाक लड़ाई हुई और इससे उल्टे पैर वहां से निकलना पड़ गया। इसके बाद 1769 में भी एक बार फिर यही हुआ। दरअसल 1769 में एक ब्रिटिश एम्पायर जेम्स कुक ने भी इस आइलैंड को खोज निकाला कब्जा करने के लिए।
जिसके बाद एक बार फिर माओरी लोगों में और ब्रिटिश अंपायर जेम्स कुक के जवानों में खतरनाक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में कई माओरी चीफ्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद जेम्स कुक को भी वापस जाना पड़ गया। लेकिन वो यूरोपियन कंट्रीज इतनी आसानी से इस आइलैंड का पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। फिर 18वीं सदी में यूरोपियंस एक बार फिर आइलैंड तक पहुंचे, लेकिन इस बार बहुत ही चालाकी के साथ उन्होंने माओरी लोगों को अपने जाल में फंसाया। इस बार यूरोपियंस ने चालाकी के साथ माओरी लोगों के साथ एक डील की। यूरोपियंस ने माओरी लोगों को ट्रेड और प्रॉफिट का लालच दिया और ये लोग इनके जाल में फंस गए, जिसके तकरीबन 100 साल बाद ही ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। आसान भाषा में समझे तो ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। फिर 1840 में ब्रिटिशर्स और माओरी लोगों के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसे द ट्रीटी ऑफ वेतांगी कहा जाता है। इस ट्रीटी के बाद ही न्यूजीलैंड यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का ऑफिशियली हिस्सा बन गया। अगर इस वक्त तक माओरी लोगों की पॉपुलेशन की बात करें तो इस वक्त इनकी न्यूजीलैंड में पॉपुलेशन थी 2 लाख, जो कि अगले 100 सालों में बढ़ने के बजाय घटकर 40,000 तक पहुंच गई। माओरी लोगों की पॉपुलेशन घटने के 2 मुख्य कारण थे। पहला ये कि जब यूरोपियन लोग न्यूजीलैंड आना शुरू हुए तो वो अपने साथ कई बीमारियों को भी लेकर आए, जिसके बाद माओरी लोगों को इनकी ये बीमारियां लगी, जिसके बाद लोकल माओरी लोग इन बीमारियों की वजह से मरने शुरू हो गए। और दूसरा कारण ये कि 19वीं सदी में न्यूजीलैंड में स्थिति बिगड़ती गई। द ट्रीटी ऑफ वेदांगी के 5 साल बाद ही ब्रिटिशर्स और माओरी लोगों के बीच जमीन को लेकर तनाव शुरू हुआ। इन दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि अगले 40 साल तक सीरीज ऑफ वॉर चलता रहा। इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोकल माओरीज मारे गए। 1881 तक आते आते माओरीज के सभी बड़े चीफ भी मारे जा चुके थे। वहीं फिर युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने यह फैसला किया कि सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लोकल माओरीज को भी अपने साथ मिलाया जाए। फिर जब ब्रिटिशर्स ने हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में माओरी लोगों को स्टेक होल्डर बनाना शुरू किया तो फिर कहीं जाकर न्यूजीलैंड में शांति शुरू हुई और फिर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होने लगे। दरअसल न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा इसलिए खाली है क्योंकि न्यूजीलैंड के इस हिस्से में इंसानों का रहना बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि न्यूजीलैंड के इस 80% हिस्से में किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन करना लगभग नामुमकिन है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ इंसान का सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। यही कारण है कि न्यूजीलैंड के आधे से ज्यादा आबादी नॉर्दर्न आइलैंड में रहते हैं। अभी फिलहाल यहाँ की आबादी तकरीबन 50 लाख है, जिसमें ज्यादातर बाहर के लोग शामिल हैं जो यहाँ आकर सेटल हुए हैं। वहीं यहाँ एक हैरानी वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड में इंसानों से ज्यादा पॉपुलेशन भेड़ बकरियों की है। यहाँ पर भेड़ बकरियों की पॉपुलेशन तकरीबन 3 करोड़ है। यही कारण है कि न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा मटन और शीप वूल एक्सपोर्ट करने वाला देश है। न्यूजीलैंड का 95% मीट दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी काम से साल 2019 में न्यूजीलैंड को $46 बिलियन की कमाई हुई थी। ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात है कि सिर्फ मीट एक्सपोर्ट करने से इतनी ज्यादा कमाई हुई है। आज न्यूजीलैंड एक विकसित देश है और इसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब कर लीजिए।